हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के वीडियो में हम आपको लेकर के प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ऐसा टॉपिक जिसमें बच्चे क्वेश्चन लगाने से डरते हैं थोड़ा सा, या बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन कोई आ जाता है तो क्वेश्चन लगा नहीं पाते हैं। आप यकीन मानिएगा, मेरा पूरा वीडियो देख लेना, इसके बाद अगर आपको कमेंट्स करके बता देना अगर आपको क्लियर ना हो जाए। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस थ्योरम, बेस प्रमेय, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। हाँ, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको बताएं कम समझ में आए, तो आप पूरा वीडियो देख लेना। आपको 100% क्लियर ना हो जाए तो आप कमेंट्स करके बता देना, 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग है इसकी, तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आएंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पर ले चलते हैं। पहले इसके फार्मूले और फार्मूले बनाना सिखाएंगे आपको कि इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, इसका फार्मूला कैसे बनाओगे। रटना नहीं है, आप केवल पूरा वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय और बेस प्रमेय, इनके क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे। मतलब कैसे जब एग्जाम में आ जाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि इससे लगेगा कि इससे लगेगा, ये भी पता चल जाएगा। और इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इसका फार्मूला कैसे बनेगा, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया कि हो सकता है एक या दो क्वेश्चन से कम क्लियर हो, तो जब दो से ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आपको 100% गारंटी दिलाते हैं। आप एक दो क्वेश्चन देख करके वीडियो को छोड़ मत देना, आप पूरा वीडियो देख लेना। 3-4 क्वेश्चन जैसे हो जाएंगे आपको बिल्कुल यकीन दिलाते, गारंटी लेते हैं कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे पहचानेंगे कि इसका क्वेश्चन है या इसका क्वेश्चन है। ये पहले कैसे पहचानेंगे कि इस मेथड से लगेगा या इस मेथड से लगेगा, फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि इस मेथड का फार्मूला कैसे बनेगा और इसका फार्मूला कैसे बनेगा। लेकिन एक दो क्वेश्चन के बाद में ही धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आपको 50% तो पहले क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं, अपवर्जी घटनाएं होती हैं, परस्पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं और एग्जॉस्टिव भी होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती हैं, मतलब ये अपवर्जी और निषेध घटनाएं होती हैं। ये सब बता चुके हैं आपको पीछे, अपवर्जी और निषेध घटनाएं होती हैं। लेकिन आप कैसे समझेंगे कि इसका कौन सा टोटल प्रोबेबिलिटी से कौन सा लगेगा, मतलब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से कौन सा लगेगा और कौन सा बेस प्रमेय से लगेगा, ये भी हम आपको क्लियर कर देंगे। एक दो क्वेश्चन से क्लियर करेंगे, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर चल रहे। और इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा। देखिए इसी क्वेश्चन को अभी हम इसका बताएंगे और फिर इससे बताएंगे। देखिए होता क्या है, थोड़ा सा इसे आपको हिंट्स दे दे, ट्रिक बता दें। देखिएगा ट्रिक क्या बता दें, जैसे आप टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, तो इसमें अगर टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो आप अपने दिमाग में बसा लेना कि इसमें कोई ना कोई डाउट जरूर होगा, सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसमें डाउट बना रहेगा। अब किस चीज़ का डाउट बना रहेगा, क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं होगा, कोई ना कोई डाउट जरूर होगा। और जब ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन होगा तो इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी बिल्कुल। अभी जैसे देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमने क्या बताया कि एक दो क्वेश्चन देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है, दिया गया है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी से लगेगा कि बेस थ्योरम से लगेगा। जो क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी से लगेगा उसमें उसका फार्मूला कैसे बनेगा वो भी हम आपको बता देंगे। जो बेस थ्योरम से लगेगा उसका फार्मूला कैसे बनेगा ये भी हम आपको बता देंगे। केवल आप दो क्वेश्चन इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए आप 100%, पूरा वीडियो देख करके जाना। जब आपको लगे कि नहीं वाकई में हमने आपको समझा दिया या मेहनत किया समझाने की, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना कतई ना भूलना। सब्सक्राइब बिल्कुल 100% करिएगा, आने वाले समय में आपको अच्छे कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे। अब देखिए, तो जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल प्रोबेबिलिटी से तो उसमें कोई ना कोई डाउट होगा, संदेह होगा, पूरी चीज़ें आपको क्लियर नहीं लग रहे होंगे। आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार कुछ इसमें छुपाया जा रहा है, कुछ डाउट है, कुछ रहस्य है। और जब बेस थ्योरम में वही क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, लेकिन हाँ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हमने आप हर वीडियो में बोलते हैं आप इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए, इंटर के बाद में हिंदी का कोई स्कोप नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहा गया ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक। जैसे एक कोई बैग है, यहाँ पर 2 बैग हैं। देखिए अभी आपको बहुत सरल होते हैं भैया, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस लोग छोड़ देते बच्चे क्योंकि उनको क्लियर नहीं होता। पहले वाले बैग में 4 रेड है, लाल कलर की 4 गेंदें हैं, 4 रेड हैं और 3 ब्लैक हैं, 4 रेड और 3 ब्लैक हैं।
balls, sorry, a bag contain 4 red and 3 black balls. A second bag, देखिए सेकंड जो बैग है, जो सेकंड वाला बैग है, गौर से देखिएगा, सेकंड बैग, 2-3 क्वेश्चन आप समझ लीजिए आप बिल्कुल, अगर इसके क्वेश्चन ना लगाने लगे तो आप देखना कहिएगा मजा आ जाए आपको। जो सेकंड बैग है उसमें 2 रेड है और 4 ब्लैक हैं, बाल्स हैं। अब देखिए, 1 बैग इज सिलेक्टेड, इनमें से कोई एक बैग सिलेक्ट किया जाता है, एंड 1 बॉल इज ड्रॉन, और एक गेंद निकाली जाती है। कोई एक बैग सिलेक्ट किया जाता है, उसी बैग से एक गेंद निकाल ली जाती है। जो बैग सिलेक्ट किया जाता है ना, उसी से 1 बॉल इज ड्रॉन, उसी से कोई एक गेंद निकाल ली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि बॉल कैसी है, रेड है। बॉल कैसी है, रेड है। देखिए अभी डायरेक्ट क्वेश्चन पर इसलिए चल रहा है कि आपको 2-3 क्वेश्चन बताएंगे तो आप सब फार्मूला बनाना सीख जाएंगे, और ये भी सीख जाएंगे क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी से है कि बेस थ्योरम से, ये भी सीख जाएंगे। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का है कि बेस प्रमेय का, 100% सीख जाएंगे। इंतजार करिए, एक पूरा आज का वीडियो देखिए, नेक्स्ट वीडियो देखिएगा तो बिल्कुल आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन लगा लेंगे, और ये भी आप देख करके बता देंगे कि नहीं क्वेश्चन बेस थ्योरम का है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का है। आप बस कुल इंतजार करिए, देखिए, और आपको लगे कि नहीं जब बिल्कुल सीख गए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर करना, लाइक करना। देखिए तो जो फर्स्ट वाला बैग है उसमें रेड कलर की 4 बॉल्स हैं, ब्लैक कलर की 3 बॉल्स हैं। जो सेकंड वाला बैग है उसमें रेड कलर की 2 बॉल्स हैं और ब्लैक कलर की 4 बॉल्स हैं। फिर उनमें से कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया, फर्स्ट और सेकंड में कोई एक बैग सिलेक्ट किया गया है, उस बैग से एक बॉल ड्रा की गई है, उसी बैग से, जो बैग सिलेक्ट किया गया उसी बैग से एक बॉल ड्रा की गई, निकाली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि बॉल जो ड्रा की गई है वो रेड है। पहले हम इसमें आपको बता रहे हैं, फिर यही क्वेश्चन बेस थ्योरम से बताएंगे। बेस थ्योरम में थोड़ा चेंज हो जाए। तो इसमें देखिए एक चीज़ का डाउट है, क्या डाउट है कि जो बॉल है वो रेड कलर की है, एक तो ये तो क्लियर है, लेकिन ये डाउट बना हुआ है कि वो बॉल किस बैग की है, फर्स्ट बैग से है कि सेकंड बैग से, ये क्लियर नहीं किया गया। देखिए ये डाउट है। और बता दें आपको, अगर ये भी क्लियर पता चल जाए कि जो बॉल ड्रा की गई है वो फर्स्ट बैग से है या सेकंड बैग से, पूरा क्लियर पता चल जाए तो वो क्वेश्चन बेस थ्योरम से लग जाएगा। बेस थ्योरम में होता क्या है, ये हमने आपको बताया था कि बेस थ्योरम जब ये आपको जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो पहला टॉपिक हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या होता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब आपको पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि आने वाले समय में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम से भी सॉल्व की जाएगी, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम से तो सॉल्व की जाएगी, लेकिन उसमें क्या होता था, जो कंडीशनल का बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आए उसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी। वो 2 इवेंट्स के लिए थी, 2 घटनाओं के लिए थी, और उसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी गिवन थी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जैसे 2 इवेंट्स हैं, 2 घटनाएं हैं, तो उनके इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती थी वो भी गिवन होती थी। यहाँ पर इंटरसेक्शन की कोई प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होगी। और क्वेश्चन कैसे समझना है, किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि सारी चीजें क्लियर कर दी गई, कोई डाउट बचा कर नहीं रखा गया, तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन किससे लगने वाला है, बेस थ्योरम से। और यहाँ पर एक डाउट क्लियर नहीं हो रहा है कि बाल की, देखिए बाल का कलर तो क्लियर हो गया कि बाल किस कलर की है, रेड कलर की, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो बाल है वो किस बैग की है, फर्स्ट की है कि सेकंड की। तो आज के वीडियो में आपको 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, इसके भी बताएंगे, इसके भी बताएंगे, उसी क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को इसको बताएंगे, थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे तो इसका हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सारी चीजें क्लियर कर दी जाए। क्लियर करने का मतलब एक ही चीज केवल बचा करके रखी गई, एक चीज में डाउट बना हुआ है। किस चीज में डाउट बना हुआ है कि जो बाल ड्रा की गई है वो रेड कलर की तो है, लेकिन वो फर्स्ट बैग की है कि सेकंड बैग की है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन से। और अगर यही क्वेश्चन बेस थ्योरम में होता तो उसमें ये भी क्लियर हो जाता कि जो बॉल ड्रा की गई है वो रेड कलर की तो है, लेकिन वो किस बैग से ड्रा की गई वो भी क्लियर हो जाता कि फर्स्ट बैग से ड्रा की गई कि सेकंड से। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इनका फार्मूला बनता है। हमने आपको फार्मूला पहले नहीं बताया, इनका फार्मूला कैसे बनता है बनाना सीखिए, इसका भी आप बनाना सीख जाओगे, 2-3 क्वेश्चन से सीख जाओगे, हमेशा याद रहेगा। देखिएगा जरा कैसे सॉल्व करते हैं। इनमें 2 बार लेट करना पड़ेगा, 2 बार मानना पड़ेगा लेट। पहले इसको बताते हैं, देखिए बेस थ्योरम से लेट E1 and E2 are E1 and E2 are events of selecting
हिंदी में बताएंगे सेलेक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड बैग रिस्पेक्टिवली। देखिए अब हिंदी में इसको क्या लिखा है, कोई एक लिखा नहीं है, वन बैग इज सिलेक्टेड। अब वो बैग कौन सा हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड, जो वन बैग इज सिलेक्टेड, जो एक बैग सिलेक्ट किया जा रहा है वो बैग फर्स्ट वाला भी हो सकता है, वो बैग सेकंड वाला भी हो सकता है। वही चीज तो क्लियर नहीं की गई। बाल जो ड्रा की गई उसको रेड कलर होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बाल ड्रान इज रेड। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो बाल ड्रा की गई वो किस कलर की, रेड कलर की, लेकिन वो किस बैग से है। तो पहले कोई एक बैग सिलेक्ट करना है, तो लेट कर लिया। E1 एंड E2 आर इवेंट्स ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड बैग रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको मान लिया जाए कि E1 और E2 पहला और दूसरा बैग सिलेक्ट करने की घटना है, पहला और दूसरा बैग सिलेक्ट करने की क्रमशः घटना है। मतलब मान लिया गया कि माना E1 क्या है, पहला बैग सिलेक्ट करने की घटना, और E2 क्या है, दूसरा बैग सिलेक्ट करने की घटना। मान लिया गया कि E1 क्या है, पहला बैग सिलेक्ट करने की घटना है, और E2 क्या है, दूसरा बैग सिलेक्ट करने की घटना। अब देखिएगा जरा गौर से, तो E1 क्या हो जाएगी, इवेंट्स ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बैग, पहला बैग सिलेक्ट करने की घटना। E2 क्या हो जाएगी, इवेंट्स ऑफ सिलेक्टिंग सेकंड बैग, दूसरा बैग सिलेक्ट करने की घटना। तो यहाँ पर जैसे हम लोग PE1 निकालें, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल, और PE2 निकाले तो PE1 क्या हो जाएगा। हमने कहा था 2-3 क्वेश्चन देखिएगा आपको क्लियर होने लगेगा। PE1 क्या हो जाएगा, PE1 हो जाएगा पहला वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो पहला वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और दूसरा वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2। कैसे आया थोड़ा समझिएगा। PE1 क्या हो जाएगा, पहला वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो PE1 फर्स्ट वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट वाला एक ही बैग तो होगा, जिसको आपने फर्स्ट नंबर दिया होगा वो एक ही बैग होगा। टोटल कितने हैं, 2। PE2 दूसरा बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो दूसरा सेकंड वाला भी तो एक ही हो। जैसे मान लो किसी बैग में फर्स्ट लिख दें, किसी में लिख दें सेकंड। अब कहते हैं फर्स्ट बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2, क्योंकि फर्स्ट तो एक ही होगा, और टोटल कितने हुए, 2। सेकंड बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो सेकंड वाला तो केवल एक ही होगा, टोटल कितने हो गए, 2। इसमें 2 बार लेट करिए। अब दोबारा लेट करते हैं, लेट दोबारा क्या लेट करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो दोबारा लेट कर लो। लेट E इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल। 2 बार लेट करके ही लगाना होगा, 2 बार लेट करके लगाएंगे कभी दिक्कत नहीं होगी। अभी देखना हमने होता है 2-3 क्वेश्चन देखिएगा तब आपको लगेगा कुछ समझ गए। अब रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो एक चीज यहाँ पर क्या छुपा करके रखा गया, क्या डाउट बना के रखा गया है कि जो रेड बॉल ड्रा की गई वो किस बैग की है, ये नहीं पता है। अगर वो भी पता चल जाए कि वो फर्स्ट बैग से है, सेकंड बैग से है, तो क्वेश्चन बेस थ्योरम में चला जाएगा। इसी को भी बेस थ्योरम से बताएंगे, बेस थ्योरम में बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बदल जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। उसमें क्लियर कर दिया जाएगा कि जो रेड बॉल ड्रा की गई वो किस बैग से ड्रा की गई, फर्स्ट बैग से कि सेकंड बैग से। तो लेट इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल। देखिए पहला कुछ इसको ऐसे लिखेंगे PE/E1। अब देखिए ये क्या बन गया, ये आप कंडीशनल पढ़ते थे। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E रेड बॉल ड्रा करने की, लाल गेंद निकालने की, अपान E1 मतलब जबकि फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया गया, जबकि फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया गया। ये देखिए कंडीशनल है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसके मीनिंग समझ लो। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब लाल गेंद ड्रा करने की, रेड बॉल ड्रा करने की, लाल गेंद निकालने की, अपान E1 का मतलब हो गया जबकि फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया गया, फर्स्ट बैग, क्योंकि E1 क्या था, फर्स्ट बैग सिलेक्ट करने की इवेंट्स। तो फिर समझो P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E मतलब लाल गेंद ड्रा करने की, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, अपान E1 मतलब फर्स्ट बैग से। तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट बैग से लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट वाले बैग से रेड कलर की बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी। इसको मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। इसको क्या बोले, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E रेड कलर की बॉल ड्रा करने की, रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, अपान E1 फ्रॉम फर्स्ट बैग से, मतलब पहले वाले बैग से। इसको पूरे को क्या बोलेंगे,
P मतलब प्रोबेबिलिटी E रेड बॉल ड्रा करने की अपान E1। अपान में जो होता है वो क्या बताया था आपको कंडीशनल में बताया था, जो अपान में होता है वो नोन होता है, गिवन होता है, फाउंड होता है। तो मतलब यहाँ पर रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये पता है कि वो रेड बॉल अपान E1 किस बैग की है, फर्स्ट बैग की है। ये नोन है, ये गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी हैपेंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, पहले से ही घटित हो चुकी है। यही तो मतलब होता है। तो P का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी E रेड बॉल ड्रा करने की अपान E1 कहाँ से, फर्स्ट बैग से। तो मतलब पहले वाले बैग से रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी। तो बताइए पहले वाले बैग से रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी। पहले वाले बैग में रेड कितनी है 4 और टोटल कितनी है 7। देखिए कितना सिंपल हो गया। फिर लिखेंगे PE अपान E2। P का मतलब प्रोबेबिलिटी E रेड बॉल ड्रा करने की, E मतलब रेड बॉल निकालने की, लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E2, जबकि वो किस बैग से है, सेकंड से। अपान E2 मतलब जो अपान में है वो क्या है, हैपेंड है, आकर्ड है, गिवन है, नोन है, फाउंड है, पहले से दिया गया है, ज्ञात है, पता है, घट चुकी है। तो E का मतलब P मतलब प्रोबेबिलिटी E रेड बॉल ड्रा करने की, लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E2, जबकि वो किस बैग से है, वो सिलेक्टिंग बैग कौन सा है, सेकंड। E2 क्या है, दूसरा वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। E2 क्या है, दूसरा वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा वाला बैग सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, इवेंट से सॉरी। E2 क्या है, दूसरा वाला बैग सिलेक्ट करने की घटना है, दूसरा वाला बैग चुनने की घटना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, P मतलब प्रोबेबिलिटी E रेड बॉल ड्रा करने की, रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी अपान E2, जबकि वो सेकंड बैग से होनी चाहिए। जबकि ये पता है कि वो रेड बॉल किससे है, सेकंड बैग से, मतलब सेकंड वाले बैग से रेड बॉल। तो सेकंड वाले बैग से रेड बॉल कितना आएगा 2, टोटल कितना हो जाएगा 6। अब देखिए, अब लिखेंगे फ्रॉम, यही लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब क्या, अब देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज रेड, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, रेड बॉल की। तो कैसे लिखा जाता है, अब देखिए फार्मूला कैसे बनाया जाता है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी और किसकी, रेड बॉल की, मतलब E की, तो PE ऐसे। अभी हमने पहले फार्मूला नहीं बताया था, हमने कहा था फार्मूला बनाना सीखिए कैसे बनाते हैं। P का मतलब प्रोबेबिलिटी E किसकी, रेड बॉल की, तो रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर एक डाउट बना हुआ है कि वो रेड बॉल किस बैग से, फर्स्ट बैग से है कि सेकंड से, पता नहीं। कोई एक बैग सिलेक्ट कर लिया जाता है, वन बैग इज सिलेक्टेड। अब वन बैग में फर्स्ट वाला भी हो सकता है, सेकंड वाला भी हो सकता है। तो P मतलब देखो फ्रॉम द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, रेड बॉल ड्रा करने की। तो P मतलब प्रोबेबिलिटी E रेड बॉल ड्रा करने की, तो PE का मतलब क्या हो जाएगा, रेड बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और किसकी E किसकी, देखो घटना है, इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं, देखिएगा कैसे बनाते हैं। पहले यहां पर लिखेंगे PE1, तो लिखेंगे PE अपान E1 ऐसे, देखिएगा प्लस, जितनी भी इवेंट्स हैं इसे प्लस करते चले जाएंगे। देखिए फार्मूला एक बार ध्यान रखिएगा तो हमेशा बन जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन से बिल्कुल रट जाएगा, इसलिए कहते हैं। फिर क्या लिखोगे, PE2, तो हो जाएगा PE अपान E2, PE अपान E2। मान लो यहाँ पर 2 ही इवेंट्स हैं, 2 घटनाएं, अगर मान लो एक और होती तो यहाँ पर लिखते प्लस PE3 और PE अपान E3। अभी एक पहला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। तो क्या लिखते, PE2 PE अपान E2, एक इवेंट्स और होती, एक घटना और होती, तो क्या लिखते PE3 इंटू PE अपान E3, और एक और होती तो मान लो लिख देते प्लस PE4 इंटू PE अपान 4 ऐसे। तो अब देखो PE1 की वैल्यू 1/2, PE अपान E1 की वैल्यू 4/7, PE2 की वैल्यू 1/2, PE अपान E2 की वैल्यू 2/6। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 आएगा, 2 से इसको कैंसिल कर दें, 2 पूरा कैंसिल, तो हो जाएगा 2/7 प्लस 1/6। इनका एलसीएम कर लिया जाए, कितना हो जाएगा एलसीएम 42। देखिएगा
7 6 जा 6 2 जा 12, एलसीएम 6 7 जा तो आएगा 19/42। ये हुआ। ये अभी देखिए कुछ क्लियर हुआ होगा, परेशान नहीं होना। हमने क्या था 2-3 क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी जाए तो बेस थ्योरम का कैसे बन जाएगा देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। और बेस थ्योरम का फार्मूला कैसे बनाएंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, इसमें डाउट था कि किस बैग से है, अगर डाउट भी पूरा क्या कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए। देखिएगा डाउट पूरा क्लियर। जैसे क्वेश्चन का आ गया 2 रेड एंड 4 ब्लैक, 1 बैग इज सिलेक्टेड एंड 1 बॉल इज ड्रॉन। एक बैग सिलेक्ट किया जाता है और एक गेंद निकाली जाती है। इफ कहते हैं इफ बॉल इज, अगर कहते हैं इफ बॉल इज रेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, अब बेस थ्योरम से बन गया। अब बेस थ्योरम कैसे लगाएंगे, कैसे फार्मूला बनाएंगे। हमने क्या बताया था कि 1-2 क्वेश्चन समझिए आपको आने लगेगा, क्योंकि जल्दबाजी मत करिएगा, एकदम से थोड़ी आने लगेगा, सीखिए। देखिए वही चीज़ है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ए सेकेंड बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 1 बैग इज सिलेक्टेड एंड 1 बॉल इज ड्रॉन। एक बैग सिलेक्ट किया जाता है और एक गेंद निकाली जाती है। एक बैग सिलेक्ट किया जाता है और एक गेंद। अभी जो क्वेश्चन था उसमें एक चीज डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था कि वो जो बॉल थी वो किस बैग से थी। कलर तो क्लियर था कि रेड कलर की है, लेकिन किस बैग से, फर्स्ट की है कि सेकंड की, वो क्लियर नहीं था। इसमें क्या देखो क्लियर हो जाता है। 1 बैग इज सिलेक्टेड, एक बैग सिलेक्ट किया गया एंड 1 बॉल इज ड्रॉन, और एक गेंद निकाली गई। इफ बॉल इज रेड, अब ये चीज पता हो गई, ये गिवन हो गया है, नोन हो गया। हमने क्या बताया था कि बेस थ्योरम जो होती है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है, लेकिन कंडीशनल के फार्मूले से क्यों नहीं लगती, प्रतिबंधी प्रायिकता ही होती है, लेकिन कंडीशनल के फार्मूले से नहीं लगती, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ करके आए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी, इसमें नहीं होगी। देखिए तो कहा गया इफ बॉल इज रेड, तो नोन हो गया ना, पता हो गया, गिवन हो गया, ऑलरेडी आकर्ड हो गया, पहले से हैपेंड हो गया, पहले से नोन हो गया, पहले से घटित हो चुका है। क्या कि इफ बॉल इज रेड, बॉल किस कलर की है, रेड कलर की है। अब ये पता हो गया कि बॉल रेड कलर की, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम सेकंड बैग। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये किस बैग से है, सेकंड बैग से। देखिए तो इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई। उसमें एक डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था कि जो बॉल है वो फर्स्ट बैग से है कि सेकंड बैग से है। इसमें बोला गया इफ बॉल इज रेड, बॉल का कलर भी क्लियर हो गया कि बॉल किस कलर की है, रेड कलर की है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम सेकंड बैग, और ये भी क्लियर हो रहा है कि वो किस बैग से है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, बॉल इज रेड, ये तो गिवन हो गया, ये नोन हो गया, ये पहले से पता हो गया, ऑलरेडी आकर्ड हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन रही, जो आप कॉन्सेप्ट पहले वीडियो से शुरू किए थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो इफ बॉल इज रेड, ये चीज नोन हो गई, गिवन हो गई, फाउंड हो गई, ऑलरेडी आकर्ड हो गई, ज्ञात हो गया, दिया है, पाया गया कि बॉल कैसी है, रेड, ये तो पता चल गया, ये गिवन हो गया, ये ज्ञात हो गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम सेकंड बैग, तब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये किस बैग से है, सेकंड बैग से, तब प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकंड बैग से। तो यही सारा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा बढ़ जाएगा इसमें। देखिए थोड़ा सा क्या बढ़ जाएगा, बेस थ्योरम का जो फार्मूला होगा वो कैसे हो जाएगा। देखिए आप बताते हैं बेस थ्योरम का फार्मूला क्या हो जाएगा। देखिए अब बेस थ्योरम में फार्मूला बनाना सीखिए। कैसे, बेस थ्योरम का फार्मूला रटना नहीं, हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम, बेस थ्योरम जो है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम सेकंड बैग, तो सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बतानी, सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी बतानी मींस किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी, E2 की। तो यहाँ पर देखो E2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, E2 की।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम सेकंड बैग, तो E2 की प्रोबेबिलिटी बतानी। इट इज फ्रॉम सेकंड बैग मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? E2 की। अब अपान में क्या आएगा? अपान में क्या आता है? जो ऑलरेडी आकर्ड है, गिवन है, फाउंड है, जो पता है, दिया है, पाया गया है, ज्ञात है, पहले से घटित हो चुका है, वो अपान में आएगा। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम सेकंड बैग, तो E2 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। अब सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, फाउंड क्या है? बाल इज रेड, ये हमें पता है, ये नोन है, ये गिवन है, ये ऑलरेडी आकर्ड है, ऑलरेडी हैपेंड है, मतलब पता है, ज्ञात है, दिया है। क्या पता है? कि बाल इज रेड, और बाल इज रेड, बाल इज रेड मतलब ई पता है। देखिए ई हमें नोन है तो अपान में रहेगा, जिसे कंडीशनल में पढ़ते हैं। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए वो ऊपर रहेगा, जो नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, दिया है, ज्ञात है, पता है, पाया गया, वो अपान में रहेगा। इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे? देखिए फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से रटिए नहीं, सीखिए कैसे बनाना है। पहले P लिख दो, ये E2 लिखा है तो E2 लिख दो, इनटू इसी का उल्टा करके लिख दो, इसी का PE अपान E2। देखिए कैसे फार्मूला बनाया जा रहा है, गौर से देखिएगा, गौर से। PE2 तो PE2 लिख दिया, PE2 लिख दिया, इसी का उल्टा लिख दो, PE अपान E2, और अपान में आएगा, अपान में यही लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, ये बेस थ्योरम है। देखिए यही पूरा अपान में, ये टोटल प्रोबेबिलिटी, अपान में पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी यही आएगा। कैसे? कितनी E1 से स्टार्ट करो, जितनी E1 से स्टार्ट करो, PE1 तो PE अपान E1 प्लस PE2 तो PE अपान E2, PE अपान E2। अगर मान लो एक इवेंट्स और होती तो क्या लिखते? PE3 PE अपान E3। एक इवेंट्स और होती तो लिखते PE3 PE अपान E3, PE3 P इंटू PE अपान E3। मान लो यहाँ पर E1 अपान E होता, अगर यहाँ पर पूछा जाता फर्स्ट बैग की जगह सेकंड की जगह फर्स्ट कर देते, सेकंड की जगह फर्स्ट बैक कर देते तो यहाँ हो जाता E1 अपान E, E1 अपान E, तो E1 अपान E हो जाता तो यहाँ पर होता PE1 इंटू E, PE अपान E1 होता PE अपान। बस अगर यहाँ पर फर्स्ट बैक कर दें, यहाँ पर फर्स्ट बैक कर दें तो यहाँ हो जाएगा E1 अपान E, तो यहाँ भी E1 और यहाँ भी E1 हो जाता है। नीचे वाला चेंज नहीं होगा, नीचे तो टोटल प्रोबेबिलिटी ही होता है, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी ही होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी होता है। अगर एक घटना और होती, एक इवेंट्स और होती तो यहाँ लिख देते PE3 इंटू PE अपान E3। अब देखिए वैल्यू रख दो, कैसे? PE2 की वैल्यू रख दो, PE2 की वैल्यू 1 अपान 2, PE अपान E2 की वैल्यू रख दो, PE अपान E2 की वैल्यू 2/6, और ये सॉल्व कर चुके हो 19/42, ये कैंसिल हुआ, ये आया 1 अपान 6 19/42, 6 7 आएगा, अभी हो जाएगा 7/19, 7/19। आपको उम्मीद है कि 50% चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे क्वेश्चन पहचानेंगे और कैसे फार्मूला बनाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो एक आधा और समझाते हैं, धीरे धीरे समझ में बिल्कुल 100% आएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हमने आपको बताया कि लगभग 50% चीज़ें क्लियर हुई होगी, लेकिन एक क्वेश्चन से सारा कुछ क्लियर नहीं होगा। तभी हमने कहा था कि अब जब आप 2 3 4 वीडियो इसी बिल्कुल देखेंगे, आपको 100% एक ही वीडियो से 100% क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बच्चों को ज़्यादा परेशान कर दी। पहली चीज़ तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ये नहीं पता चलता कि ये बेस थ्योरम से है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लगेगा कि बेस प्रमेय से लगेगा। फिर अगर पता भी चल जाता है तो बहुत सारे बच्चे लगा नहीं पाते हैं, अगर लगाने की कोशिश भी करते हैं तो कहीं ना कहीं फार्मूला नहीं बना पाते हैं। फार्मूला रटिए नहीं, हमने आपको बनाना बताया है। कैसे लगाते हैं? 2 बार लेट करके लगाइए, जैसे भी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब एक आध क्वेश्चन, जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे आपको 100% क्लियर होता चला जाएगा। देखिए जैसे बोला गया है 3 अर्न कंटेन्स, 3 घड़े या 3 कलश हैं, जो भी बोलो आप अर्न को। अब देखिए 2 वाइट 3 ब्लैक, जो पहला वाला अर्न है, देखो ऐसे फर्स्ट जो अर्न है, घड़ा है, उसमें 2 वाइट है और 3 ब्लैक हैं। जो सेकंड अर्न है, दूसरा वाला कलश या घड़ा है, उसमें 3 वाइट हैं और 2 ब्लैक हैं। हमने आपको बता दिया मोस्टली
जितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के होंगे, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के, उनमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, कोई ना कोई डाउट जरूर होगा। और जब वही डाउट क्लियर हो जाए, जब डाउट होगा तो क्वेश्चन किसका होगा? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का। और अगर वही डाउट क्लियर हो जाए तो समझ जाओ क्वेश्चन किससे लगने वाला है? बेस थ्योरम से। इसलिए बेस थ्योरम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है, प्रतिबंधी प्रायिकता ही होती है। तो पीछे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रतिबंधी प्रायिकता पढ़ के आए पहले दूसरे वीडियो से, लेकिन उसमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता होती थी, वो 2 इवेंट्स के लिए होती थी, 2 घटनाओं के लिए। इसमें क्या होगा? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको पता नहीं होगी, और ये जरूरी नहीं कि 2 इवेंट्स, 2 से ज्यादा घटनाओं के लिए होगा। अब देखिए जो थर्ड वाला अर्न है, थर्ड वाला जो कलश है, उसमें व्हाइट कितनी है? 4, और ब्लैक कितनी है? 1 ब्लैक है। अब कहा गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः, पहले वाले घड़े में इतनी, दूसरे वाले कलश में इतनी, तीसरे वाले में इतनी। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न चूजन। अर्न चूजन मतलब कोई एक कलश चुना गया, उससे एक बाल निकाली गई है, कोई एक कलश चुना गया। 1 बॉल इज ड्रॉन, एक गेंद निकाली जाती फ्रॉम एन अर्न चूजन। अर्न चूजन मतलब एक कलश चुना गया है, एक चुने हुए कलश से। अर्न चूजन मतलब एक चुने हुए कलश से या एक चुने हुए घड़े से एक गेंद निकाली जाती है। तो कोई एक घड़ा चुनना है, तीनों नहीं, कोई एक चुनना है, कोई एक अर्न चुनना है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न चूजन। अर्न चूजन मतलब एक चुने हुए कलश से एक गेंद निकाली जाती। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि इट इज व्हाइट, ये सफेद है। अब देखिए फिर इसमें एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि बाल तो सफेद है, चलिए क्लियर हो गया, लेकिन जो चुना हुआ अर्न है, चूजन अर्न है, वो कौन सा है? मतलब जो बाल सफेद तो है, बाल तो व्हाइट कलर की है, लेकिन वो किस अर्न से है, किस कलश से? इससे है, थर्ड से है कि सेकंड से है, फर्स्ट से है? तो एक चीज यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही, एक डाउट बना हुआ है दिमाग में। देखिए एक चीज क्लियर है कि जो बाल है वो किस कलर की? व्हाइट कलर की, लेकिन एक डाउट तब भी दिमाग में बना हुआ है कि कौन से अर्न से है, कौन से कलश से है, कौन से घड़े से, पहले वाले से है कि दूसरे वाले से, तीसरे वाले से? ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही। अगर ये भी क्लियर कर दिया जाए कि वो फर्स्ट से है कि सेकंड से है कि थर्ड से है, फर्स्ट अर्न से है कि सेकंड अर्न से है कि थर्ड से है, अगर ये भी क्लियर कर दिया जाए, क्लियर पता चल जाए, तो ये क्वेश्चन बेस थ्योरम में चला जाएगा। तो इसको अभी बेस थ्योरम में भी कन्वर्ट करके बताएंगे। पहले तो ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। तो पहले आप क्या करेंगे बताओ? पहले अभी जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था कि आप सिलेक्टिंग करते हैं कि E1 E2, अब यहाँ पर 3 हो गए, तो पहले E1 लेट कर लिया जाए कि फर्स्ट अर्न सिलेक्ट किया गया है, या फर्स्ट अर्न पहला वाला कलश चुना गया, इसको मान लें E1। E2 मान लें कि सेकंड वाला अर्न चुना गया, इसको मान लें E2, इसको E2 सपोज कर लें, और थर्ड वाला अर्न सिलेक्ट किया गया, इसको E3 सपोज कर लें। इसको क्या सपोज कर लें? E3। तो लेट कर लिया जाए। देखिए कैसे लेट करेंगे? लेट E1, E2, E3 R 2 बार लेट करके लगाएंगे। अभी क्लियर होने लगेंगे, जब जितने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे सब बिल्कुल डर निकल जाएगा आप। लेट E1, E2, E3 R द इवेंट्स ऑफ चूजिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड अर्न रिस्पेक्टिवली। मान लिया E1, E2, E3, E1, E2, E3 क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा कलश चुनने की घटनाएं हैं। देखिए तो E1, E2, E3, E1, E2, E3 आर द इवेंट्स ऑफ चूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अर्न रिस्पेक्टिवली। मतलब E1 क्या है? पहला वाला कलश चुनने की घटना E1 है, पहला कलश चुने जाने, क्योंकि देखो 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न चूजन, तीनों कलश नहीं चुने जाने, कोई एक कलश चुना जाएगा, कोई एक घड़ा चुना जाएगा, फिर उससे एक गेंद निकाली जाएगी। कोई एक कलश चुना जाएगा, फिर उससे एक गेंद निकाली जाएगी। कोई एक कलश चुना जाएगा, फिर उससे एक गेंद निकाली जाएगी, और वो निकाली गई गेंद किस कलर की होनी चाहिए? व्हाइट कलर की होनी चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है। लेकिन एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही, एक डाउट बना हुआ है कि वो जो अर्न है, जो कलश है, वो कौन सा है? पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है? और अगर यही डाउट क्लियर हो जाएगा तो बेस थ्योरम से क्वेश्चन लग जाएगा। तो लेट कर लिया E1, E2, E3 आर द इवेंट्स ऑफ चूजिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अर्न क्रम्स
रिस्पेक्टिवली। मतलब E1 क्या है, पहला वाला कलश चुनने की घटना, E2 क्या है, दूसरा वाला कलश चुनने की घटना, E3 क्या है, तीसरा वाला कलश चुनने की घटना। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग निकालें PE1, गौर से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं भैया इसके, बस केवल आप समझ जाइए तो आपके अंदर का डर भाग जाएगा। E1 PE1 क्या हो जाएगा, पहला वाला कलश चुने जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट अर्न। और PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग सेकेंड अर्न, PE3 प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग थर्ड अर्न। PE1 क्या हो जाएगा, पहला वाला अर्न सिलेक्ट करने की या चुनने की या चूजन की प्रोबेबिलिटी या चूजिंग। तो PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग फर्स्ट अर्न, पहला वाला कलश चुने जाने की प्रोबेबिलिटी। तो पहला वाला कलश एक ही तो होगा, पहला वाला जो अर्न है वो एक होगा, और टोटल कितने हुए 3, तो 1/3। PE2 क्या हो जाएगा, सेकंड वाला अर्न, सेकंड वाला कलश चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड वाला अर्न, सेकंड वाला कलश चुने जाने की प्रोबेबिलिटी। तो सेकंड वाला एक ही तो होगा, सेकंड जिसमें आप जैसे नंबर डाल दो कि ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर, तो फर्स्ट वाला एक ही होगा ना, और टोटल 3 हो गए। PE2 क्या हो जाएगा, दूसरा वाला कलश चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, वो भी एक ही होगा लेकिन टोटल 3। PE3 क्या हो जाएगा, तीसरा वाला अर्न, तीसरा वाला कलश चुने जाने की प्रोबेबिलिटी, तो तीसरा वाला एक ही होगा, तीसरा जिसमें आपने देखो किसी में आपने फर्स्ट नंबर डाल दिया, किसी में सेकंड नंबर डाल दिया, किसी में थर्ड, तो थर्ड वाला जिसमें नंबर होगा वो एक ही होगा लेकिन टोटल कितने हुए 3। अब देखिए अगेन लेट, दोबारा लेट किया करो, दोबारा किसको लेट करो, ऐसे कभी गलत नहीं होगा, 2 बार लेट करोगे। दोबारा किसको लेट कर लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई उसको दोबारा लेट कर लो। तो अगेन लेट क्या, E इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग, निकालना मतलब इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल। दोबारा हमेशा क्या लेट करोगे, दोबारा किसको लेट करोगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसको अगेन लेट कर लो, 2 बार लेट करोगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस केवल लोग डर जाते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। दोबारा उसको लेट कर लो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो कहा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट, मतलब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, व्हाइट बॉल ड्रा करने की, सफेद गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो उसी को दोबारा लेट कर लिया जाए, अगेन लेट इज द इवेंट ऑफ ड्राइंग व्हाइट बॉल। अब देखिए जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में लगाए थे, धीरे धीरे क्लियर हो जाए। तो यहां पर क्या लिखोगे, PE/E1, इसको जरा समझो क्या है, जो अपान में वो नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, जो अपान में दिया है, ज्ञात है, पता है, पाया गया है, पहले से घटित हो चुका है। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E कैसे, व्हाइट बॉल ड्रा करने की, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E व्हाइट बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E व्हाइट बॉल ड्रा करने की अपान E1, जबकि ये नोन है, गिवन है कि E1 मतलब वो फर्स्ट अर्न से है, पहले वाले कलश से है, पहले वाले कलश से। तो इस पूरे को अगर पढ़ें तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट वाले कलश से व्हाइट बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी। अगर तोड़ के देखें तो P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E व्हाइट बॉल ड्रा करने की, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E व्हाइट बॉल ड्रा करने की, सफेद बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी अपान E1, अपान E1 मतलब E1 नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है। तो मतलब व्हाइट बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये नोन है, ये गिवन है कि वो व्हाइट बॉल किससे, फर्स्ट अर्न से है, मतलब पहले वाले अर्न से व्हाइट बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले वाले अर्न में व्हाइट बॉल कितनी है, 2, और टोटल कितनी है, 5। PE/E2, PE/E2, P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E व्हाइट बॉल ड्रा करने की, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E व्हाइट बॉल ड्रा करने की, जबकि नोन है, गिवन है, फाउंड है, पता है, दिया है, पाया गया है, पहले से घटित हो चुका है। P मतलब प्रोबेबिलिटी, E व्हाइट बॉल ड्रा करने की अपान E2, जबकि ये नोन है कि वो किससे है, सेकंड, क्योंकि E2 क्या था, देखो सेकंड वाला जो अर्न है उसी की इवेंट्स तो है E2, सेकंड वाला अर्न, सेकंड कलश चुनने की इवेंट्स ही तो E2 है। तो P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E व्हाइट बॉल ड्रा करने की अपान E2, जबकि नोन है कि वो व्हाइट बॉल किससे, सेकंड वाले से है, सेकंड वाले अर्न से। तो सेकंड वाले अर्न से व्हाइट बॉल कितना हो जाएगा, 3 और अपान 5, टोटल 5 है। PE/E3। अब देखिए इसमें जब डाउट है तो आप समझ जाओ किससे लगना है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से लगेगा।
P का मतलब प्रोबेबिलिटी, E किसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल ड्रा करने की, E किसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी अपान E3, जबकि नोन है कि व्हाइट बॉल किससे, थर्ड वाले कलश से, थर्ड अर्न से है, थर्ड वाले से। तो कितना हो जाएगा व्हाइट बॉल 4 और टोटल कितना हो जाएगा 5। अब देखिए, अब लिखोगे फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, फ्रॉम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब P का मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, दैट इट इज व्हाइट, व्हाइट बॉल की पूछी गई, E की प्रोबेबिलिटी, E की प्रोबेबिलिटी पूछी गई व्हाइट बॉल ड्रा करने की, लेकिन एक डाउट बचा करके रखा गया है क्या, कि वो व्हाइट बॉल किस अर्न से है, फर्स्ट से है, सेकंड से, कि थर्ड से, पहले कलश से है कि दूसरे कलश से है कि तीसरे कलश से, एक ये डाउट बना हुआ है। देखिए जरा, तो P का मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल ड्रा करने की, क्योंकि कहानी के फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट, तो व्हाइट बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। अब देखो इसका फार्मूला कैसे बनाया जाएगा, तो जितनी भी इवेंट्स हैं सबके लिए लिखना शुरू करेंगे। कैसे, देखो पहले E1, 3 इवेंट्स है ना, E1 E2 E3, तो देखिए कैसे फार्मूला बनेगा, PE1 तो यहाँ पर लिखोगे इंटू PE अपान E1, अभी जैसे बताया था, प्लस लगाओगे। अब दूसरी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी लिखोगे PE2, तो क्या हो जाएगा PE अपान E2, PE अपान E2 प्लस, अब इसमें 3 इवेंट्स हैं, फिर क्या लिखोगे PE3, तो हो जाएगा PE अपान E3, PE अपान E3, PE अपान E3 हो जाएगा। अब देख इनकी वैल्यू रख दो, वैल्यू कैसे रखोगे, PE1 की वैल्यू 1/3, PE अपान 2/5, PE2 की वैल्यू 1/3, PE अपान E2 की वैल्यू 3/5, 3/5 है, PE3 की वैल्यू 1/3, PE अपान E3 की वैल्यू 4/5। देखिए इनसे सबका एलसीएम हो जाएगा 15, तो आएगा 2 3 4, कितना हो जाएगा देखिएगा 5 4 9/15, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 3 5 जा 3/5, ये हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अगर थोड़ा सा इसी में चेंज कर दिया जाए तो बेस थ्योरम का बन जाएगा। क्या चेंज क्या कर दिया जाए, सारी चीजें क्लियर कर दी जाए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी में थोड़ा सा चेंज करें, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न चूजन, इट इज ऐसे कह दे जाए, इट इज फाउंड व्हाइट, देन देखिएगा थोड़ा सा, देखिए थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब ये बेस थ्योरम बन गया, बेस थ्योरम। थोड़ा चेंज करने में क्या, जो चीज डाउट थी वो भी क्लियर कर दी गई। देखिए 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न, अर्न चूजन मतलब चुने हुए कलश से एक गेंद निकाली जाती, इट इज फाउंड व्हाइट, जो गेंद निकाली जाती इट इज फाउंड व्हाइट, जो फाउंड है, नोन है, गिवन है, ऑलरेडी आकर्ड है, जो दिया है, ज्ञात है, पता है, पहले से घटित हो चुकी है, आपको बता चुके हैं बहुत सारे वीडियो, वो अपान में रहता है, अपान में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताया था। तो कहा गया है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न चूजन, चुने हुए कलश से एक गेंद निकाली जाती, इट इज फाउंड व्हाइट, ये सफेद पाई जाती है। अब ये पता है, गिवन हो गया कि वो बाल कैसी सफेद, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम थर्ड बैग, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताना है कि वो थर्ड बैग से है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम थर्ड बैग, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो थर्ड बैग से है, थर्ड बैग से है। देखिए थर्ड बैग से, तो ये चीज तो करनी नहीं, तो थर्ड बैग से, तो यहां पर लिखोगे फ्रॉम बेस थ्योरम। देखिए कैसे, इसी में देखिए लिखोगे फ्रॉम बेस थ्योरम,
अब बेस थ्योरम में क्या लिखोगे, P, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, बेस थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही होती है, प्रतिबंधी प्रायिकता, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई उसको ऊपर कर दो, जो नोन है, गिवन है, फाउंड है, पता है, ज्ञात है, दिया, उसको नीचे कर दो। तो देखो जरा कैसे, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम थर्ड बैग, थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, थर्ड बैग की मतलब E3 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई। तो यहाँ पर E3 लिख दो, देखो थर्ड बैग E3 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है तो E3 को ऊपर लिख दो, E3 की प्रोबेबिलिटी पूछी गई तो E3 को लिख दो। अब नोन क्या है, इट इज फाउंड वाइट, ये पता है कि ये वाइट है, ये वाइट है, तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी देखो घटना E थी, वाइट होने की घटना क्या थी, E थी, वाइट की घटना E है, वाइट की घटना E है, जो नोन है, गिवन है, वो क्या है, E है, तो यहाँ पर E लिख दो। अब इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, अभी देखिए पिछले क्वेश्चन से बताया था, कैसे बनाओगे, देखो पहले P, ये E3 है तो यहाँ E3 लिख दो, इनटू इसी का उल्टा करो, क्या हो जाएगा, PE अपान E3, PE अपान E3, PE अपान E3, PE अपान E3, उल्टा कर दिया। अब देखिएगा थोड़ा सा, पहले PE3 तो PE3, इसकी का उल्टा कर दो, PE अपान E3, यहाँ E1 होता तो यहाँ E1 लिखते, यहाँ E अपान E1, नीचे यही टोटल प्रोबेबिलिटी, ये पूरा आएगा टोटल प्रोबेबिलिटी, ऐसे देखो PE1 PE अपान E1 प्लस PE2 PE अपान E2 प्लस PE3 PE अपान E3। अब देखिए वैल्यू रखो, PE3 की वैल्यू 1/3, PE3 की वैल्यू 1/3 और ये 4/5, और इस पूरे का कैलकुलेशन ये आया है 3/5, तो हो जाएगा 4/15, 3/15। देखिएगा इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 5 3 जा 15, तो आ जाएगा 4/9, 4/9। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब देखिए लगभग अब आपको 60-70% बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको भी समझिएगा, गौर से देखिएगा। अब यहाँ से आपको बिल्कुल 90-100% क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। फिर आने वाले 2-3-4 वीडियो में आपको बेस थ्योरम और कंडीशनल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्वेश्चन मिलेंगे तो आप 100% सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा गौर से देखिएगा, कहा गया 3 बॉक्सेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 बॉक्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, तीनों बॉक्सों में 2-2 सिक्के हैं। ईच का मतलब प्रत्येक में, प्रत्येक मतलब समझते हो, पहले बॉक्स में भी 2 कॉइन्स हैं, 2 सिक्के हैं, दूसरे में भी 2 सिक्के हैं, तीसरे में भी 2 सिक्के हैं, मतलब 3 बॉक्स हैं। पहले बॉक्स में 2 सिक्के हैं, दूसरे बॉक्स में भी 2 सिक्के हैं, तीसरे बॉक्स में भी 2 सिक्के हैं। अब कहा गया इन फर्स्ट, पहले वाले बॉक्स में बोथ कॉइन्स आर, देखो पहले बॉक्स में भी 2 सिक्के हैं क्योंकि ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, ईच कंटेनिंग मतलब प्रत्येक बॉक्स में, पहले बॉक्स में भी 2 सिक्के हैं, दूसरे बॉक्स में भी 2 सिक्के, तीसरे बॉक्स में भी 2 सिक्के हैं। तो पहले वाले बॉक्स के बोथ कॉइन्स आर गोल्ड, पहले वाले बॉक्स के दोनों सिक्के सोने के हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड कॉइन्स हैं। इन सेकंड में, सेकंड वाले दूसरे वाले बॉक्स में बोथ आर सिल्वर, दोनों चांदी के सिक्के हैं। मतलब देखो 3 बॉक्स हैं, हर एक बॉक्स में 2-2 सिक्के हैं। पहले वाले बॉक्स में दोनों सिक्के किसके हैं, गोल्ड के हैं, सोने के हैं, दूसरे वाले बॉक्स में दोनों चांदी के हैं। एंड इन थर्ड, तीसरे वाले में 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, तीसरे वाले में 1 सोने का सिक्का 1 चांदी का। ए पर्सन चूजन ए बॉक्स, कोई आदमी एक बॉक्स को सिलेक्ट करता है, चुनता है, चूज करता है, एंड टेक्स आउट ए कॉइन, और उससे एक सिक्का निकालता है। कोई आदमी एक बॉक्स सिलेक्ट करता है, एक बॉक्स चुनता है और टेक्स आउट ए कॉइन, और उससे एक सिक्का निकालता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोल्ड कॉइन्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि ये सोने का सिक्का है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्लियर नहीं है, एक चीज क्लियर हो गई कि कोई आदमी, पहले तो ए पर्सन चूजन ए बॉक्स, बॉक्स आपके पास कितने 3, और कोई आदमी एक बॉक्स को चुनता है,
एंड टेक्स आउट ए कॉइन, और उससे एक सिक्का निकालता है, टेक्स आउट ए कॉइन, एक सिक्का निकालता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोल्ड कॉइन्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि सोने का सिक्का गोल्ड कॉइन है। देखिए तो इस एक चीज तो क्लियर हो गई कि गोल्ड कॉइन है, सोने का सिक्का है, लेकिन एक डाउट बना रहा कि वो सिक्का किस बॉक्स का है, पहले का है कि दूसरे का है कि तीसरे का। क्यों? क्योंकि बोला गया पर्सन चूजन ए बॉक्स, आदमी एक बॉक्स चुनता है। अब वो चुना हुआ बॉक्स कौन सा है, पहला है कि दूसरा है कि तीसरा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो एक डाउट यहाँ पर बना हुआ है कि जो सिलेक्टेड बॉक्स है, जो चूजन बॉक्स है, वो कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डाउट है। और एक डाउट क्लियर है कि सिक्का किसका होना चाहिए, सोने का। देखिए जरा, अगर दोनों चीजें डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए तो बेस थ्योरम में चला जाएगा। देखिए तो पहले जैसे फर्स्ट बॉक्स है, पहले वाले बॉक्स में गोल्ड कॉइन्स हैं, 2 गोल्ड कॉइन्स हैं, और सिल्वर वाले कितने हैं, कोई नहीं है, सिल्वर वाले 0 है, 0 सिल्वर। जो सेकंड वाला है उसमें गोल्ड वाले 0 हैं, क्योंकि दूसरे वाले में बोथ आर सिल्वर, दोनों सिल्वर के हैं, दोनों चांदी के हैं। और जो थर्ड वाला है उसमें है 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है। अब देखिए इन तीनों में से आदमी कोई एक बॉक्स सिलेक्ट करता है, तो पहले वही चीज इवन मान लो पहला बॉक्स सिलेक्ट करने की इवेंट है, घटना है, E2 लेट कर लो कि दूसरा बॉक्स सिलेक्ट करने की, चूज करने की घटना है, इवेंट है, और E3 थर्ड वाला बॉक्स सिलेक्ट करने की। तो यहीं पर देखो जैसे अभी लगाया था लेट, जैसे अभी सॉल्व किया गया था, लेट E1 E2 E3 आर इवेंट्स ऑफ, घटनाएं, मतलब किसकी घटनाएं हैं, इवेंट्स ऑफ चूजिंग, मतलब चुने जाने की, इवेंट्स ऑफ चूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉक्स रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। क्या लेट कर लिया गया कि E1 E2 E3 आर इवेंट्स ऑफ चूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बॉक्स रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि तीनों बॉक्स नहीं चुने जा रहे, बोला नहीं गया ए पर्सन चूजन ए बॉक्स, ए पर्सन चूजन ए बॉक्स, कोई आदमी एक बॉक्स चुनता है, वो बॉक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी हो सकता है। तो पहला बॉक्स चुने जाने की जो इवेंट्स है, घटना है, वो E1 है, दूसरा बॉक्स चुने जाने की जो इवेंट्स है, घटना है, वो E2 है, तीसरा बॉक्स चुने जाने की जो घटना है वो E3 है। तो पहले यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए जैसे अभी लगाया था, अब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी चीजें। P1 क्या हो जाएगा, पहला वाला बॉक्स चुने जाने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, तो कितना हो जाएगा 1/3। क्यों? क्योंकि पहला वाला तो एक ही होगा ना, आपने किसी को फर्स्ट नंबर दिया, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड, तो फर्स्ट वाला तो एक ही होगा, लेकिन टोटल कितने हो गए 3। PE2 सेकंड बॉक्स सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड वाला बॉक्स चुनने की प्रोबेबिलिटी, चूज करने की प्रोबेबिलिटी, तो सेकंड वाला केवल एक ही होगा और टोटल 3 होंगे। PE3 थर्ड वाला बॉक्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी, तो थर्ड वाला एक ही होगा, टोटल 3। अब अगेन लेट, अगेन किसको लेट करोगे, अभी बताया था 2 बार लेट करके लगाओगे, गलत नहीं होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए। कहा गया टेक्स आउट ए कॉइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गोल्ड, तो अगेन लेट E इज द इवेंट ऑफ, E इज द इवेंट ऑफ टेकिंग आउट गोल्ड कॉइन्स, टेकिंग आउट गोल्ड कॉइन, मतलब अगेन लेट, दोबारा मान लिया गया कि ई किसकी घटना है, टेकिंग आउट मतलब बाहर निकालने, गोल्ड कॉइन सोने का सिक्का निकालने की घटना है। ई क्या है, सोने की सिक्का निकालने की, या टेकिंग आउट मतलब बाहर निकालने की, सोने का सिक्का बाहर निकालने की घटना, बॉक्स से सोने का सिक्का बाहर निकालने की घटना ई है। ई क्या है, ई इज द इवेंट ऑफ टेकिंग आउट गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का निकालने की घटना ई है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे, जैसे अभी लिखते थे, देखिए PE/E1। अब इसको, ये कंडीशनल ही है, इसको तोड़ के समझें तो कैसे समझेंगे, P मतलब प्रोबेबिलिटी, E गोल्ड कॉइन्स निकालने की, E मतलब गोल्ड कॉइन निकालने की, अपान E1, अपान में जो है वो नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी हैपेंड है,
ऑलरेडी आकर्ड, मतलब दिया है, ज्ञात है, पता है, पाया गया है या पहले से घटित हो चुकी। तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी ई गोल्ड कॉइन निकालने की, गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि ये नोन है कि वो किससे है, E1 से, पहले बॉक्स से है। तो पहले बॉक्स से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले बॉक्स में गोल्ड कॉइन कितने हैं 2 और टोटल भी कितने हैं 2, टोटल भी 2 है तो 1 आ जाएगा। फिर हो जाएगा PE अपान E2, PE अपान E2। P मतलब प्रोबेबिलिटी ई गोल्ड कॉइन निकालने की अपान E2, जबकि ये नोन है कि वो गिवन है कि वो गोल्ड कॉइन्स किससे है, दूसरे बॉक्स के, दूसरे बॉक्स से गोल्ड कॉइन। तो दूसरे वाले बॉक्स में गोल्ड कॉइन कितने हैं 0, टोटल कितने हैं 2, तो 0 ही रहेगा। फिर हो जाएगा देखिए यहाँ पर PE अपान E3, P मतलब प्रोबेबिलिटी ई गोल्ड कॉइन निकालने की, गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी अपान E3 तीसरे बॉक्स से, तीसरे वाले में गोल्ड कॉइन 1 है और टोटल 2 है। अब लिखेंगे फ्रॉम वही लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्या प्रोबेबिलिटी किसकी, गोल्ड कॉइन निकालने की, तो गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी मतलब ई की प्रोबेबिलिटी, गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी, गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी। फार्मूला कैसे बनाओगे, देखो हमने क्या बताया था, एक तरफ से चलो, E1 से चलोगे तो PE1, फिर हो जाएगा PE अपान E1 प्लस PE2, PE अपान E2 प्लस PE3, PE अपान E3। वैल्यू रख दो, PE1 की वैल्यू 1/3, PE अपान E1 की वैल्यू 1, PE2 की वैल्यू 1/3, PE अपान E2 की वैल्यू 0, PE3 की वैल्यू 1/3 और PE अपान 3 की वैल्यू 1/2। सॉल्व कर लोगे। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया जाए, क्या देखिए जरा क्या चेंज कर दिया जाए, देखिए क्या चेंजमेंट कर दिया जाए। देखिएगा चेंजमेंट क्या हुआ, अब ये बेस थ्योरम में सारी चीजें क्लियर हो गई। देखो क्या कर दिया गया, कहा गया ए पर्सन चूजन ए बॉक्स, कोई आदमी एक बॉक्स चुनता है एंड टेक्स आउट ए कॉइन, और एक सिक्का निकालता है, इट इज फाउंड गोल्ड, और वो सिक्का गोल्ड का, ये नोन है, गिवन है, फाउंड है, ऑलरेडी आकर्ड है, पता है कि वो सिक्का किसका है, गोल्ड का। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो फर्स्ट बैग से है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो फर्स्ट बैग से है। अब देखिए दोनों चीजें क्लियर हो गई कि जो सिक्का है वो गोल्ड का है और किसका है, फर्स्ट बैग का। तो अब देखिए यहां पर लिखोगे फ्रॉम बेस थ्योरम, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। अब क्या बेस थ्योरम से लिखेंगे, पी प्रोबेबिलिटी, सारी चीजें क्लियर हो गई, जो सिक्का है वो गोल्ड है, ये पता चल गया कि सिक्का गोल्ड का है, देखो लिखा ना इट इज फाउंड गोल्ड, ये पता चल गया कि सिक्का गोल्ड का है, सोने का है। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसकी गई, इट इज फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो पी मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी, फ्रॉम फर्स्ट बैग, मतलब फर्स्ट बैग मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी, E1 की, और जो नोन है, गिवन है, फाउंड है, वो अपान में जो दिया है, पाया गया, पता है क्या पाया गया, इट इज फाउंड गोल्ड, गोल्ड मतलब तो गोल्ड कॉइन है, मतलब क्या है, ई है, गोल्ड कॉइन मतलब ई है। अब देखो इसका फार्मूला कैसे बनाओगे, फार्मूला पहले कैसे बनाओगे, पी ये E1 है तो यहां पर E1, फिर इसी का उल्टा लिखेंगे, अब PE अपान E1, PE अपान E1, अपान में यही पूरा टोटल प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या लिखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी, PE1 PE अपान E1 प्लस PE2 PE अपान E2
प्लस PE3 PE/E3। अब सारी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। PE1 की वैल्यू 1/3, PE/E1 की वैल्यू 1 और अपान में ये वैल्यू रख दोगे। तो अब अगर आपको लगा हो वैल्यू रख देंगे। अब अगर आपको लगा कि नहीं हमने आपके समझाने के लिए 100% प्रयास किया और नेक्स्ट 2-3 वीडियो से आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। जो NCERT एग्जाम्पलर हैं, जो NCERT के नेक्स्ट वीडियो से सारे क्लियर हो जाएंगे, देखिएगा जरूर। तो आप अब जा करके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।